जैसा कि तुम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हो फ्रांस की क्रांति के बारे में, आशा करते हो उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होगे। अभी अगला लेसन हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हम लोग रीडिंग सेक्शन को वीडियो देखने से पहले ये क्या काम करना है, पहले खुद रीड करना है 2 से 4 पेज, और उसके बाद फिर से हम रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखेंगे। उसके बाद फिर रीडिंग सेक्शन जहाँ तक हुआ है वहाँ तक का रीडिंग अपने बुक में करेंगे धीरे धीरे से। इससे क्या होगा, हमको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें बताया गया। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे तुमको प्रत्येक दिन घर में क्या करना है, माँ पिताजी को प्रणाम करना है और उनको आदर सम्मान भी देना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं को सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा था। मतलब फ्रांस किस रूप में बटा हुआ था, स्टेट्स और श्रेणियों में। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। समाज का आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर किसका मतलब आधिपत्य था, तो कुलीन और चर्च का। अच्छा, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना का बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। भारत में भी राजा राममोहन राय और डेरोजियो जो थे, ये लोग फ्रांसीसी क्रांति का उल्लेख किए, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। मतलब कि सब चर्चा करने लगे किस चीज का, फ्रांसीसी क्रांति या यूरोप में जो क्रांति हो रहा था, बदलाव हो रहा था, उसके बारे में। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, और जो मतलब वहाँ घटना घट रहा था वही चीज अब उपनिवेश में भी लोग चाह रहे थे कि हम लोग को भी आजाद किया जाए। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन यूरोप में सबको ये नहीं चाह रहे थे कि परिवर्तन हो। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी, आमूल या आमूल परिवर्तनवादी, रेडिकल जिसको कहते हैं, समाधानों के पक्ष में थे। कुछ लोग चाहते थे समाधान के हम पक्ष में हुआ। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब है, ये सब संदर्भ के अनुसार हम लोग इन सब का क्या मतलब निकाले। राजनीति के इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी, मतलब सब में बराबर था। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए, इन शब्दों का अर्थ हर काल में और परिवेश में एक ही नहीं होता है, मतलब सब जगह एक जैसा नहीं होता है। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। मतलब यहाँ पे रूसी जो क्रांति हुई, वो क्रांति के बाद समाजवाद का 20वीं सदी का स्वरूप जो है आया, और उसके विचार में लोगों का हिस्सा भी बदला। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, तीनों के बारे में लोग पढ़ेंगे। समाज परिवर्तन के समर्थक में एक समूह उदारवादियों का, समाज का परिवर्तन में सबसे बड़ा हाथ उदारवादी का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। मतलब उदारवादी ये चाहते थे कि सभी धर्मों वाले को एक जैसा सम्मान मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थन में थे। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च में, और मतलब किसी एक चर्च को समर्थन था। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता से के भी विरोधी थे। मतलब उदारवादी समूह ये मानते थे कि वंश के आधार पर कोई शासक न चले, है ना। अच्छा, वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं दिया जाए। मतलब सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि
किसी का अधिकार को वो छीने। शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए जाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये लोग सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। उनका एक मानना था कि वोट का अधिकार जो है केवल किसको मिलना चाहिए, संपत्तिधारी, मतलब जो संपत्ति जिनके पास है वही उन्हीं को वोट मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसे सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित थे। रेडिकल समूह वाले क्या कह रहे थे कि जो पूरे देश का बहुमत जिस बात पे है उस पर। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग महिला को भी वोट का अधिकार मिले उस पर भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ये लोग किसके खिलाफ थे? तो उदारवादी लोग जैसे बोलते थे कि सिर्फ संपत्ति धारक को मिले, ये लोग बोलते थे रेडिकल लोग कि नहीं, ये किसको, जमींदार और संपन्न उद्योगपति को जो किसी तरह का अगर विशेषाधिकार मिला है वो नहीं मिलना चाहिए। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। मतलब किसी के पास मान लो बहुत भारी मात्रा में संपत्ति है तो वो उसका विरोध नहीं करते थे, लेकिन वह कहते थे कि बहुत बड़ा संपत्ति अगर किसी एक व्यक्ति के पास केंद्रित है तो वो गलत है। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे। फ्रांस की क्रांति के बाद पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचार का विरोध करते थे। रूढ़िवादी ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार का परिवर्तन हो, वो चाहते ही नहीं थे, लेकिन अब वो चाहने लगे। लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, लेकिन पुराने बात को भी रिस्पेक्ट किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी रहे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुए राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायंकरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से जो है परिवर्तन में बदलाव आ रहा है। अब है 1.2 में औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक था। ये जो नया प्रकार का रुझान आ रहा था राजनीति में, एक प्रकार का नए युग का आईना था। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, ऐसा समय था जब नया नया शहर बस रहा था, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। उद्योग में भी क्रांति आ गया था, कल कारखाने से बन रहे थे, मशीन, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आ गया था। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। मतलब उद्योग में सिर्फ कोई एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा था, महिलाएं भी काम कर रही थी, बच्चे भी काम कर रहे थे और आदमी तो काम कर ही रहे थे, है ना। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम। मतलब जैसे अभी 8 घंटा का एक पाली होता है, कुछ समय 12 घंटा का पाली होता होगा, 14 घंटा का होता होगा और वेतन कम। बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे बेरोजगारी को कम किया जाए, कैसे लोगों को आवास की कमी है, साफ सफाई की जो कम हो रही है, मुश्किल हो रही है, वो सब ठीक ठाक रहे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। जितने भी उद्योग थे सब एक व्यक्ति का मालिकाना था। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी। मतलब बहुत सारा जो रेडिकल थे और उदारवादी थे उनके पास खूब संपत्ति था। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे, उनके पास बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा किए थे। उन्होंने क्या किया, तो पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, तो व्यापार करके या औद्योगिक व्यवसाय से। इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर
स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। ठीक है, हाँ, उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह में पार्टियों में इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। मतलब ये लोग ये देख रहे थे कि अगर इनको कुछ काम दिया जाए, चाहे वो जिस तरह का है ना, तो बेरोजगारी तो दूर होगा ही होगा, उनके द्वारा उत्पादन भी बढ़ेगा, उद्यमशीलता भी बढ़ेगा और साथ ही साथ ये आपस में कामकाजी हो जाएंगे, है ना। तो इनको कुछ पैसा मिलेगा और इस तरह से सबके सब आगे बढ़ जाएंगे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उसमें छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं को तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिउसेप्पे मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर में राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं। यहाँ पे मेज़नी जो है यह बात को बताया कि किस तरह से तख्ता पलट हुआ और किस तरह से खिलाफ के साजिश रची और उनकी यह रचना को पूरे दुनिया भर में लोग इसको पढ़ते हैं। यूरोप में समाजवाद का आना, समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवादी ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। समाजवादी चाहते थे कि किसी के पास कोई निजी अपना बहुत ज्यादा संपत्ति न हो, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। मतलब किसी एक व्यक्ति को सामान्य बहुत सारा पूंजी है, पैसा है, उसको सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। अगर एक आदमी के पास सारा स्वामित्व है संपत्ति का, तो इसका मतलब बहुत बड़ा समस्या है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, पर जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब होता है। संपत्ति है और संपत्ति से दूसरे को काम भी मिलता है, लेकिन वो इसका तर्क दिए इससे क्या होता है, फायदा सिर्फ संपत्तिधारी को होता है और वो अपने फायदे के लिए सब काम करते हैं, अपने मतलब के लिए सब काम करते हैं। वो उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशीलता बनाते हैं, जो उनके लिए काम करता है। तो जब काम करेगा तो काम करके उसका पैसा को बढ़ा रहा है, उत्पादन बढ़ा, तो वो उसके लिए नहीं सोचता है। इसके लिए अगर संपत्ति पर किसी व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। समाजवादी चाहते थे कि यह बदलाव हो और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान बड़े पैमाने पर इन्होंने चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या हो? ये जो बताया कि बिना पैसा का कैसे चलेगा, तो इसके लिए एक अभियान चलाया। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना यानी अमेरिका में नया समन्वय यानी न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना किया प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती का बढ़ावा दे। मतलब एक व्यक्ति अगर मान लो बहुत सोच रहा है तो बहुत बड़ा खेत का तैयार नहीं कर सकता, लेकिन सरकार अगर उस खेत में सहायता देगा तो वह खेत बहुत बड़ा खेत हो सकता है। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1882 के बीच चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमियों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। मतलब पूंजीवाद उद्यमी जो पैसा वाले अपना पूंजी लगाकर उद्यम लगाते हैं वो न होकर सामूहिक मतलब बहुत सारे लोग मिलकर उद्यम बनाए। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का एक समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में
बांट लेते थे, मतलब जो फायदा हुआ वो आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। औद्योगिक समाज क्या है? पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। जो फैक्ट्रियां खोली गई है उस फैक्ट्रियों का स्वामित्व कौन है? जो पूंजी लगाया है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों को मेहनत से फायदा होता है। मजदूरी जो करते हैं, जो मजदूर उत्पादन करते हैं, उसमें जितना उत्पादन होता है उसी से उसका मेहनत से ही मुनाफा आता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अगर मान लो यहाँ पे बोला जा रहा है, मार्क्स कर रहे हैं कि अगर पूंजीपति जो फायदा हो रहा है सिर्फ अपने पास ही रख लेंगे तो इससे मजदूर का कोई फायदा नहीं होगा, सुधार नहीं हो पाएगा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के ऐसे समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। मतलब इनका मानना था कि अगर जो फायदा होता है उस फायदे को मजदूरों में बांटा जाएगा, उनको भी दिया जाएगा, उनको भी स्वामित्व कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूर में भी कुछ सुधारने का प्रयत्न होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे हो नहीं रहा था, जिसके चलते ये ऐसा बात हो गया। अब हम लोग बोलते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पर पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। समाजवादी लोग क्या बनाए थे? द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। मतलब संकट अगर आएगा उस समय अपने मजदूर वर्ग को कुछ हेल्प करना है, उसको हेल्प करने के लिए मजदूर जो एक कोष यानी धन जमा करने का संचय किया। और वह कोष कब खर्च होगा? जब मजदूर वर्ग में किसी प्रकार का कुछ कठिनाई आएगा तो उस कोष से पैसा निकाल कर उनको मदद पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने जो है ज्यादा देर तक का जो काम करवाया जा रहा था और मताधिकार देने का आवाज उठाया जाने लगा। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी SPD के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। संसदीय चुनाव में इनको पार्टी का मदद करते। 1905 तक ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबाव बना रहा। मतलब यहाँ की सरकार में ज्यादातर रूढ़िवादी और तुम्हारा उदारवादी और रेडिकल इन सब का दबदबा बना रहा, जिससे सरकार में इन लोगों का प्रभुत्व दिखाई पड़ा। समझ में आया कि कैसे आगे समाजवाद को बढ़ाया जाए। हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे रूस की क्रांति अगले हफ्ता। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। वही चीज फिर से बता रहे हैं तुम लोगों को कि ये रीडिंग सेक्शन जितना दूर तक हम पढ़ाए, इसकी वीडियो देखने से पहले आपको इतना दूर तक खुद पढ़ना है। उसके बाद इस वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद पुनः आप इसको फिर से पढ़ें। अच्छा, बीच बीच में ब्रैकेट में या क्रियाकलाप देकर लिखा हुआ है, चित्र में दिया हुआ है, कुछ वर्णन किया हुआ है, उसको खुद पढ़ना है। उसमें निष्कर्ष के रूप में छोटा छोटा वर्ड का मीनिंग बताया गया है। जैसे यहाँ चित्र 2 में दिखाया गया पेरिस का कानून कैसे क्या बना। इसको समझाने की जरूरत नहीं, समझा कर ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए तुमको समझाया नहीं गया। और इसमें ये सब पढ़ने के बाद प्रत्येक दिन फिर भी एक बात बताते हैं कि तुमको क्या करना है, माँ पिताजी को प्रणाम करना है, रिस्पेक्ट करना है। ओके, बाय।